नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। बीएसटी के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे नियोजन के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का अर्थ क्या होता है। उसे जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि योजना क्या होती है। योजना का मतलब है कि वर्तमान स्थिति में हम कहाँ हैं और भावी स्थिति हम कहां तक जाना चाहते हैं या फिर हम कहां जाना चाहते हैं। नियोजन इसी के गैप को पूरा करने को कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन बना हुआ है और बीच में एक डिफरेंस है। एक सेक्शन वर्तमान स्थिति को दिखा रहा है, दूसरे सेक्शन में भावी स्थिति की बात कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति हम कहाँ हैं, भावी स्थिति हम कहाँ जाना चाहते हैं और इसके गैप को, इसके अंतर को हम नियोजन कहते हैं। तो नियोजन बेसिकली क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है और कहां से कहां तक करना है, इन सारी चीजों का जो समावेश होगा उसे हम नियोजन और नियोजन प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है। या ये कहें कि प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं उन सब में सबसे पहले स्थिति जो होती है वो नियोजन की बनती है। नियोजन हमें कहां से कहां तक ले जाना, उसके बीच के रिक्त स्थान को तो भरता ही है और साथ ही उद्देश्यों और लक्ष्यों को भी निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो क्रियाविधि का निर्माण करेंगे वो नियोजन कहलाएगा। आइए समझते हैं नियोजन के महत्व को। सबसे पहली बात कि नियोजन निर्देशन की एक व्यवस्था है। निर्देशन किसे कहते हैं? निर्देशन का मतलब होता है कार्य को किन किन दिशाओं से और किन किन दशाओं से लेकर जाना है, इस कार्य को हम निर्देशन कहते हैं। और नियोजन उन दशाओं तक पहुंचने की पहली प्रक्रिया होगी। अलग अलग दिशाओं से जो भी हम कार्यक्रम करेंगे और एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस निर्देशन व्यवस्था से हम चलेंगे, ये नियोजन होता है। और नियोजन निर्देशन की एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। जहां तक बात करें, नियोजन अनिश्चितता में जोखिम को कम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि पहली बात तो यह क्या कि अनसर्टेनिटी है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, कोई भी व्यापारिक संगठन जो हो वो बिना जोखिम के काम नहीं करता है। तो जोखिम है क्या? जोखिम तो अनिश्चितताएं हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि कल को क्या होगा। अभी वर्तमान परिदृश्य कोरोना से जूझ रहा है पूरा विश्व। ये किसी को अंदेशा भी नहीं था, किसी को इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ, कोरोना नाम का कोई एक महामारी पूरे विश्व को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी कहें तो वो डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन वो ऐसा हुआ। हमने उस जोखिम को ओवरकम करने के लिए कई तरह की योजनाओं में गवर्नमेंट को देखा करते हुए कार्य। आसपास के सामाजिक संगठन कई कार्यों में जुड़े हुए हैं, व्यावसायिक संगठन उन कार्यों में सहभागिता दे रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि जो अनिश्चितता जो हमें दिखाई देती है, उसमें जो रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर को यानी जोखिम को कम करने का काम ये नियोजन किया करता है। क्योंकि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि प्रबंधकों को भविष्य में झांकने का अवसर मिल जाता है। और जो गैर आसान्वित कार्य होते हैं, यानी वैसे कार्य जो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसी घटनाओं के ऊपर इनका प्रभाव नियोजन का काफी पॉजिटिवली पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर नियोजन काफी अच्छे ढंग से की जाए तो हम अनिश्चितता के जोखिम को भी ओवरकम करके, उनको कम करके आगे बढ़ने का चांस हमें मिल सकता है। अपव्ययी क्रियाओं को कम करने का कार्य करता है। नियोजन में विभिन्न विभाग जो होते हैं या फिर जो व्यक्तिगत प्रयास जो होते हैं, उनके बीच में एक तालमेल स्थापित करना होता है। और तालमेल स्थापित करने के बाद जो अनुपयोगी गतिविधियां होती हैं, अनुपयोगी गतिविधियां वो होती हैं जो कि हमारे लिए उतनी यूजफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें धन का अपव्यय जरूर हो जाता है। उसमें धन ज्यादा खर्च हो सकता नहीं है उस काम को करने की, और हम कार्य को किए चले जा रहे हैं, फिर वो देख नहीं रहे कि वो हमारे लिए यूजफुल होगा कि यूजलेस होगा, और पैसे उसमें लगाते चले जा रहे हैं। तो नियोजन अगर पहले से कर लिया जाए, योजना पहले से बना ली जाए, तो हम ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। अगली बात है कि नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। नव प्रवर्तन का मतलब होता है नई नई योजनाओं को लेकर के आना, नई नई गतिविधियों से जुड़ना।
जितने भी विभाग हमारे पास हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या उन विभागों में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो विभिन्न विभागों के और व्यक्तियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करना। तालमेल को स्थापित करना, साथ में जितने भी नए प्रकार के लोगों के आइडियाज जो आ रहे हैं, उन आइडिया को एक साथ लेकर के कार्य करना, या किन्हीं की आइडिया अच्छी है तो उनको उत्साहित करते हुए कार्य को बढ़ाना, ये नियोजन का कार्य होता है। नियोजन निर्णय को सरल बनाता है। अगर हमने पहले से किसी भी प्रकार के विचार को लाकर के उसको एक योजना का रूप दिया और उस योजना को लेकर के, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक कार्य होता है मैनेजमेंट का, प्रबंधक का जो प्राथमिक कार्य है वो है नए विचारों से योजना का रूप लेना। कोई भी अगर नई थॉट किसी के दिमाग में आ रही है, कोई भी नया विचार अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, तो उसको एक योजना के रूप में प्रतिबद्ध करना और उस योजना के उद्देश्यों को, उसकी नीतियों को, उसमें नवीनीकरण करना या फिर कोई सृजनशीलता करना, इन सभी गुणों का समावेश करके हम निर्णय के स्तर तक आसानी से पहुंच पाते हैं। फिर कहा कि नियोजन नियंत्रण के मानकों का भी निर्धारण करता है। तो नियोजन वे मानक उपलब्ध कराते हैं जिनका वास्तविक निष्पादन मापे जाते हैं और मूल्यांकित किए जाते हैं। नियोजन के अभाव में नियंत्रण अंधा हो जाता है, अतः नियोजन नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। का नियोजन करने की बात आएगी तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा, उसके लिए एक मानक निर्धारित करना पड़ेगा, और जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के मानक को तैयार करके और उसके ऊपर परफॉर्मेंस करने का काम, यानी उस कार्य को निष्पादित करने का कार्य, ये हम शुरू कर देते हैं। कार्यों को निष्पादित करने के बाद उनके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है कि हमने जो कार्य किया वो हमारे स्तर पर या फिर और भी विभागों के स्तर पर सही कार्य था या नहीं था, और अगर नहीं था तो उसमें और भी क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, उसमें क्या नवीनीकरण की जा सकती है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये कार्य नियंत्रण के लिए भी एक बेस दे देता है, क्योंकि मूल्यांकन का कार्य अगर कोई कर रहा हो तो ये उसके नियंत्रण को करने की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नियोजन की विशेषताओं के बारे में, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो नियोजन का ध्यान जो होता है हमेशा वो उद्देश्य प्राप्ति पर ही केंद्रित होता है। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्माण से। उद्देश्य के अभाव में किसी भी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इससे तात्पर्य यह है कि जो प्रबंध होगा हमारा, वो प्रबंध, उसकी स्टार्टिंग तो होगी नियोजन से। हम जब प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करने के बाद ही हम उसके बाद कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि प्लानिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां से हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं। अगर हमारा उद्देश्य बच्चों को एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है तो ये हमारा उद्देश्य निर्धारित हो गया। अब इसके बाद है कि हम किन किन माध्यमों से बच्चों को, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मीडियम होंगे जिनका हम उपयोग करेंगे। अभी कोरोना में पूरे जब भारत में लॉकडाउन है और पूरे लोग, सारे लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी स्टूडेंट्स को निकलने की अनुमति नहीं है, ना तो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ना तो उनके स्कूल चल रहे हैं, ना उनके कॉलेजेस चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की क्या योजना होनी चाहिए, किस तरीके से हम उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करना, उस उद्देश्य पे ध्यान केंद्रित करना। तो नियोजन का पहला जो कार्य होता है वो उद्देश्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने से होता है। दूसरी बात, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। मैंने पहले ही बताया कि नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है, वो आधारभूत कार्य है जिससे प्रबंध की बात भी सोची जा सकती है। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन हो गए, नियुक्तिकरण हो गए, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया, इसके बाद के कार्यक्रम है। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। हमने किसी उद्देश्य को निर्धारित नहीं किया, हमने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें इतने लोगों को अपने यहाँ लगाना पड़ेगा, ऐसे निर्देशन करना होगा, ऐसे नियंत्रण करना होगा। वो सारी चीजें नियोजन के बिना व्यर्थ हो जाती है। फिर नियोजन के बारे में कहा कि यह सर्वव्यापक होता है। सर्वव्यापकता का मतलब है
कि ये हर स्तर पे, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, निम्न स्तर हो, उच्च स्तर हो या मध्य स्तर हो, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। अब उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो प्रत्येक स्तर पे प्रबंधक नियोजन को सबसे पहले करता है। इसे सर्वव्यापी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर स्तर पे सबसे पहले एक योजना बनानी पड़ेगी और उसी योजना के अनुसार कार्य को निष्पादित करना पड़ेगा, कार्य का संपादन करना पड़ता है। अगली बात है कि नियोजन सतत है। सतत का मतलब होता है जिसमें कंटिन्यूटी हो, जिसमें रेगुलरिटी हो, मतलब कि वो किसी विशेष समय के लिए बनाया जाए। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि योजनाएं किसी विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं, अतः प्रत्येक समयावधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता पड़ जाती है। सतत प्रक्रिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आज हमने योजना बनाई तो इसी योजना से पूरे जीवन भर का काम चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के संगठन के अनुसार, संगठन की कुशलता के अनुसार हमें नियोजन को बदलना पड़ता है और जब नियोजन को बदला तो ये प्रक्रिया जो है नियोजन की, वो अगले किसी समयावधि के लिए अलग से योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए कहा कि नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। जो विशेष समयावधि के लिए योजना बनाई गई है वो शायद अगले समयावधि में वो कार्य न कर पाए, तो फिर से आपको एक नया नियोजन करना पड़ेगा, एक नई योजना वहां पे बनानी पड़ेगी। नियोजन भविष्यवादी है। भविष्यवादी किसे कहते हैं? भविष्यवादी वो होता है जो भविष्य से संबंधित हो और भविष्य की सोच को लेकर चलता हो। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है, ये चीजें भविष्य को इंगित करती है। फ्यूचरिस्टिक है ये। आप भविष्य के बारे में ही योजना बनाते हैं, वर्तमान के बारे में योजना पॉसिबल नहीं है बनाना। भविष्य के बारे में हमें ये करना है, वो करना है, ये करना होगा, इस स्तर पे करना होगा वाले सेंस में आते हैं, तो नियोजन को भविष्यवादी कहते हैं। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित होता है। निर्णयन किसे कहते हैं? निर्णयन का मतलब होता है निर्णय को लेना। हम किसी भी प्रक्रिया में अगर जाते हैं तो नियोजनकर्ता जो होता है उसके पास विभिन्न विकल्प होते हैं और उन्हीं विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा, एक निर्णय लेना होगा। नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो। नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसीलिए इसे मानसिक अभ्यास कहते हैं। अब हम बात करते हैं नियोजन की सीमाओं के बारे में। नियोजन की सीमाओं को अगर लेते हैं, नियोजन की सीमाओं से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जहां जाकर नियोजन कार्य करना बंद कर देता है, यानी नियोजन का कार्य नहीं होगा और रैंडमली हम कुछ नई सोच वहां पर लेकर के आएंगे। इसकी आंतरिक सीमाएं, नियोजन की सीमाओं को दो तरीकों से देखेंगे, एक आंतरिक सीमा और एक बाह्य सीमा, बाहरी सीमा। आंतरिक सीमाओं में सबसे पहला है नियोजन दृढ़ता करता है। दृढ़ता का मतलब होता है कि कठोरता से आप इसका पालन कराएंगे तभी वो हो पाएगा। कठोरता से इसकी पालन अगर नहीं कराई जाएगी तो इसमें कोई भी काम आपका होने वाला नहीं है। विद्यार्थी जीवन में जब हम रहा करते हैं तो किसी के इंस्पिरेशन से हम सुबह सुबह उठकर पढ़ने की बात सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक योजना बन गई। अब अगले दिन अलार्म लगाकर या किसी भी तरीके से हम उठ गए, 4 बजे उठ करके हमने पढ़ना शुरू किया। पहले दिन थोड़ी सी परेशानी हुई, दूसरे दिन भी करेंगे, परेशानी होगी, तीसरे दिन से थोड़ा मन लगना शुरू होगा, लेकिन चौथे दिन किसी न किसी कारण से आपके दिमाग में ये बात आएगी कि चलो यार आज नहीं, अब कल करते हैं। ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, या बैठ नहीं पा रहे, या किसी भी कारण से आपकी उस दिन अलार्म के बावजूद नींद नहीं खुलती है, तो यहाँ पे नियोजन जो है वो फेल हो गया। नियोजन में दृढ़ता की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कठोरता से पालन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने उस समय मन को मना लिया कि नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे ये टेक्स्ट याद करना है, ये चैप्टर याद करना है, तो ऐसी स्थिति में आप जब खुद से कठोर बन जाते हैं तो नियोजन सही ढंग से कार्य कर पाता है। नियोजन व्यक्तियों की पहलशीलता एवं सृजनशीलता को हतोत्साहित कर सकता है। एक बार योजना बन जाने के बाद प्रबंधक वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान रखे बिना कठोरतापूर्वक इसका पालन करते हैं, अतः वे नए विचार और सुझाव लेना और देना बंद कर देते हैं। इसीलिए विस्तृत नियोजन संगठन में कठोर रूपरेखा का सृजन करना होता है।
अधीनस्थों से आशा की जाती है कि वे पहले से ही नियोजित और निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करें। परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जब हम पूर्वानुमान किसी बात का अगर लगाते हैं, नियोजन भविष्य के पूर्वानुमान से संबंधित होता है, तो भविष्य का जब पूर्वानुमान लगाएंगे, भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि भविष्य अनिश्चितताओं से भरा होता है। आज अगर कड़ी धूप हो तो कल बारिश होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, या कल कड़ी धूप होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, हम केवल पूर्वानुमान लगा के इसमें कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर भविष्य परिवर्तनशील है तो वो पूर्वानुमान भी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है कि हम लंबी चौड़ी योजनाएं बना लेते हैं और योजनाओं को बनाने में समय काफी लग जाता है, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो हम वहां फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नियोजन केवल समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाती है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, क्योंकि हम भविष्य के पूर्वानुमान की बात करते हैं। पहले से हमने सोच लिया कि हाँ ये हो सकता है, सदैव आवश्यक नहीं है कि हाँ वो वही होगा। तो पहली वाली जो योजना थी वो सेकेंड वाले योजना में फिर फ्लॉप हो जाती है, और कई बार पहली वाली योजना सेकेंड वाली योजना में सक्सेसफुल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि आप प्लान ए को छोड़ के प्लान बी पे जंप करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है जो अन्य स्तरों की रचनात्मकता को कम कर देता है। कब, क्या और किसके द्वारा किया जाता है, पहले ये सुनिश्चित होता है, और जितने भी कर्मचारी थे वे वैसे ही उन्हें करना होता है। तो रचनात्मकता को खत्म कर देता है ये। मतलब उच्च अधिकारियों ने जो योजना बनाई और उनके सोच को लेकर के वो कार्य भी नहीं होगा, तो हमने जो स्कीम बनाया आप जस्ट उसे फॉलो करते चले जाइए। उसमें आपको अपने दिमाग की आवश्यकता नहीं लगानी है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखते हैं इसकी बाहरी सीमाएं क्या होती हैं। तो बाहरी सीमाएं वो सीमाएं हैं जिन पे कि प्रबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता, यानी प्रबंध या संगठन चाह करके भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इनमें सरकारी नियंत्रण में परिवर्तन होने के कारण नियोजन असफल हो सकता है। प्राकृतिक कारण भी आते हैं बाहरी सीमाओं में, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, तो ऐसे में भी आपका नियोजन फेल हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल अभी जस्ट लिया कोरोना, तो ये प्राकृतिक कारण हो गया जिसके चलते क्या हुआ कि कई योजनाएं ठप पड़ गई। प्रतियोगिता द्वारा अपनाए जाने वाली व्यूह रचना में बदलाव के कारण भी एक संगठन का नियोजन प्रभावित हो सकता है। तकनीक में होने वाले निरंतर बदलाव के कारण भी नियोजन प्रभावहीन हो सकता है, और आर्थिक तथा सामाजिक पर्यावरण के परिवर्तन से भी नियोजन असफल हो सकता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नियोजन प्रक्रिया है क्या। प्रक्रिया का मतलब है कि किसी भी काम को करने से पहले विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये चरण, उसमें पहले उनका निर्धारण होगा, उसमें उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, नीतियां बनाई जाती हैं, वैकल्पिक चीजों को, वैकल्पिक विधियों की पहचान की जाती है। ऐसे कई तरह के कार्य आते हैं। तो नियोजन प्रक्रिया में जो सबसे पहला कार्य होगा वो है उद्देश्यों का निर्धारण। ये नियोजन प्रक्रिया का पहला कार्य हुआ करता है। इसमें जितने भी विभाग होंगे या फिर संगठन हैं, इन सभी संगठनों का मिला करके जो इनके उद्देश्य जो होंगे या फिर इनके जो लक्ष्य जो होंगे उनका निर्धारण किया जाएगा। दूसरी प्रक्रिया में होती है परिकल्पनाओं का विकास। परिकल्पना किसे कहते हैं? परिकल्पना का मतलब है कि एक कल्पना, पूर्व में कल्पना करना। पूर्व में जो कल्पनाएं की जाएंगी, हालांकि किसी भी कार्य को करने से पहले ही कल्पना की जाती है, तो ये कल्पनाएं जो होती है इन्हें हम परिकल्पना कहते हैं। नियोजन भविष्य से संबंधित होता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है। तो ऐसे में प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी पड़ती हैं जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। और ये पूर्व कल्पनाएं होती हैं या परिकल्पनाएं होती हैं, इनमें उससे संबंधित बाधाओं, उनसे संबंधित समस्याओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। उद्देश्य का निर्धारण होने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान की जाती है। विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों के मूल्यांकन से तात्पर्य है कि हमें जो भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास उपलब्ध होंगे,
जितने भी नियोजन प्रक्रिया में आने वाले जो भी उसमें एलिमेंट होंगे, उन सभी के गुणों को, दोषों को, उनका मूल्यांकन सबसे पहले करना होगा और उनके परिणामों को भी ध्यान में रख करके कार्य करना पड़ेगा। फिर है विकल्पों का चुनाव। ये जो जितने भी ऑल्टरनेट हमारे पास होंगे, जितने भी विकल्प हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, तो इन सारे विकल्पों का सबसे पहले हम तुलना करके और जब मूल्यांकन कर लेंगे तो फिर उसमें से बेहतरीन विकल्प को चुनना। अब बेहतरीन विकल्प किसे कहेंगे? पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि विकल्प के गुण क्या हैं, उनके अवगुण क्या हैं, उनमें संसाधनों के या फिर परिणामों के आधार पर वो क्या टर्म लेके चल रहा है। तो जो विकल्प सर्वाधिक लाभकारी होगा और कम से कम ऋणात्मक परिणाम देने वाला होगा, उन्हीं विकल्पों का हम चयन कर लेंगे, उन्हीं का हम चुनाव कर लेते हैं। फिर अगली बात जो होती है, इसमें अगला जो स्टेप होता है वो है योजना को लागू करना। जब इतना काम हम कर लेंगे, विकल्पों का चुनाव कर लेंगे, उनका मूल्यांकन हो जाए, वैकल्पिक विधियों की जब पहचान कर लेंगे, तो उसके बाद कुछ हम योजनाएं विकसित करेंगे और उन योजनाओं को क्रियात्मक रूप में लेकर के आया जाएगा, यानी कि योजनाएं लागू की जाएंगी। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी आवश्यक हो जाता है। फिर अगली बात होती है अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब है कि ये देखना कि योजनाएं लागू की गई हैं या फिर योजनाएं लागू नहीं की गई हैं। अगर कोई योजना लागू की गई तो जो नीति या निर्देश या फिर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उस उद्देश्य या फिर नीति के अकॉर्डिंग उसमें काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और अगर ठीक ढंग से काम नहीं चल रहा है तो परियोजना में तुरंत परिवर्तन कर लिए जाएंगे। अगला टॉपिक है योजनाओं के प्रकार। योजनाओं के प्रकार में सबसे पहले ये समझेंगे कि योजना किस स्तर पे कार्यवाही की जाती है, योजना क्या होता है। तो कहा कि एक योजना जो होता है वो संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही है। यह वह दस्तावेज है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि निश्चित उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। एक निश्चित योजना के निर्धारण का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक उपाय होंगे। तार्किक योजनाओं की सहायता से संगठन के उद्देश्य सरलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो योजना इस बात की पुष्टि करता है कि उद्देश्यों के लिए किस प्रकार कार्य करना होगा और निश्चित उद्देश्य का निर्धारण हम किस तरीके से कर सकें। दूसरी बात, एकल प्रयोग योजना। एकल प्रयोग योजना से तात्पर्य उन योजनाओं से होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या किसी एक ही परियोजना या फिर घटना के लिए तैयार की जाती हो। अगर हम बात करते हैं कोई भी एक कार्यक्रम की, जैसे एक छोटा सा कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, कोई म्यूजिकल इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करना हो, तो उस म्यूजिकल इवेंट के लिए जो योजनाएं पास करी जाएंगी उसे हम एकल प्रयोग योजना कहेंगे। व्यवसाय में एकल प्रयोग योजना से हमारा आशय उस योजना से होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य वाली एकल परियोजना या घटना हेतु तैयार की जाती है। यह उन गतिविधियों पर लागू होती है जिनकी पुनरावृत्ति या दोहराव संभव नहीं हो पाता है। ये एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है। एकल प्रयोग योजना की अवधि जो होती है वो उस कार्य पर निर्भर करती है। कार्य खत्म हो गया, योजना हमारा खत्म हो जाएगा, या फिर योजना काफी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे महीने के लिए या फिर एक साल के लिए या 15 दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए, ऐसे हम योजनाओं को निर्धारित करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी विशेष विज्ञान अभियान की रूपरेखा विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयन के पश्चात इस योजना की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी विशेष विज्ञापन अभियान की योजना, अगर विज्ञापन अभियान का क्रियान्वयन हो गया तो उस योजना की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है, और अगर भविष्य में बनाने की बात हो जाती हो तो फिर इसी के जो एस्पेक्ट्स आए हों, जो उसमें कमियां हों, जो उसमें समस्याएं आई हो, जिन बाधाओं को पार करना पड़ा हो, इन सब का हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं जिससे भविष्य में इन योजनाओं में सफलता प्राप्त हो सके। अगली बात है स्थायी योजना। स्थायी योजना से हमारा आशय उन योजनाओं से होता है जो कि व्यवसाय में एक बार प्रयुक्त होती है, क्योंकि ये उन संगठनात्मक स्थितियों पर ध्यान देती है
जो व्यवसाय में बार बार उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं जो होती हैं प्रायः एक ही बार बनाई जाती हैं और लंबे समय तक इनको लेके चला जाता है। आइए बात करते हैं स्थायी योजनाओं के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला है उद्देश्य। सबसे पहले उद्देश्य का मतलब क्या है? अंतिम बिंदुओं पर विचार करना। अंतिम बिंदुओं पर विचार करना यानी कि जिन बिंदुओं को प्राप्त करना है अंतिम रूप में, उन्हें हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्रबंध का गंतव्य स्थान होता है, यानी हमें कहाँ जाना है भविष्य में, इस बात को हम उद्देश्य के माध्यम से ही देखते हैं। दूसरी बात है व्यूह रचना। तो व्यूह रचना से अभिप्राय उन योजनाओं से होता है जिन्हें एक संगठन परिस्थितियों, चुनौतियों या अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। और तैयार करते हैं मतलब उसकी विस्तृत योजना बनाते हैं। अगर हम मोर्चाबंदी की बात करें तो इनके जो विभिन्न आयाम हैं उसमें पहला है दीर्घकालीन उद्देश्य, दूसरा है एक निश्चित कार्य करने का तरीका अपनाना, तीसरी बात उद्देश्य प्राप्ति के लिए संसाधनों का आवंटन। तो इन सब चीजों को देखना व्यूह रचना कहलाता है। अगली बात है नीति। नीति का मतलब सामान्य दिशा निर्देश या फिर कथन जो कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नीतियां संस्था में कार्यरत प्रबंधकों को दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये अपेक्षाकृत लचीली होती है, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी हो सकता है। नीतियों और नियम में अंतर होता है। नियम वो हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन नीतियां वो होती है जिनको अपेक्षाकृत हम लचीली मानते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनको परिवर्तित कर भी सकते हैं। कार्यविधियां वे योजनाएं होती हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाती हैं। विभिन्न योजनाओं का या विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती है। इसके द्वारा क्रियाओं के निष्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं नियमों की। तो नियम वे विशिष्ट कथन हैं जो विशेष परिस्थितियों में क्या करना है या नहीं करना है इसके बारे में चर्चा होती है जिन पर। और अगली बात है प्रणाली। तो प्रणाली किसी भी कार्य को करने का वो मान्य प्रक्रिया या मान्य तरीका होता है। किसी भी कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें किस तरीके को अपनाना है जिससे कि न्यूनतम लागत पर पूरा कार्य या पूरा उद्देश्य प्राप्त हो सके, इस पे चर्चा करते हैं या फिर उस पे हम काम क्या करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।